तब आपका जब इंसुलिन नहीं आएगा तो जो आपने शुगर खा ली वो बढ़ी की बढ़ी रह जाएगी। तो हुआ क्या कि आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता चला। आपने आप खाना खाया, 12 घंटे बाद आप टेस्ट कराते हैं, दैट इज फास्टिंग। तो इसमें क्या है कि जब हमने फर्स्ट बाइट शुरू किया तब आपको काउंट टाइम जो है नोट करना है। Okay. और फिर जस्ट 2 आवर। तो यदि आपने 12 बजे खाना शुरू किया तो 2 बजे आप अपना टेस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड पोस्ट पेरेंटियल। जब इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो ज़्यादातर यंग एज वाले भी एक्सपायरी हो जाते थे, डेथ हो जाती थी। उस समय कुछ लोग बोलते थे इसे सूखिया मसान हो गया कि खा ज़्यादा रहा और सूखता जा रहा। हर तुम शादी में जाओ मिठाई सबसे लास्ट में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि सबसे अनहेल्दी। लेकिन बहुत लोग हैं सबसे पहले वहीं जाके खाते, चलो मिठाई का डाइट तो सीधी खाएंगे। पता चला आपने समोसे भी खा लिए, भाई टिक्की भी खा ली, मिठाई आ गई, मिठाई भी खा लिया, घेवर भी खा लिया, 4 आम खा लिए, 8 आम खा लिए, तो भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल तो आपका 350 पहुंच ही जाएगा, जो पहले से डायबिटिक है। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर राजकुमार बजाज, जिनसे हमने बात की इंडिया में बढ़ती हुई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम के बारे में। हमने उनसे जाना डायबिटीज़ के टाइप्स, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर राजकुमार बजाज से। सर, डायबिटीज़ की बात करते हैं तो हम समझना चाहते हैं सबसे पहले कि डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है यदि कोई इंसान इसको समझ ले। ना समझने वाले के लिए बहुत बड़ी बीमारी है, मगर यदि इसको कोई समझ लेते कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ को एक ये लेवल मान लो कि हम लोग जो खाना खाते हैं, खाने में हम कार्बोहाइड्रेट, गुड़ खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, जो है रोटी खा रहे हैं, तो इन सब में का अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है कि वो है ग्लूकोज। आपकी बॉडी में ग्लूकोज जाता है। अब हमारी बॉडी का क्या है कि ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप कितना भी ग्लूकोज खा लें, आप ग्लूकोज खा लें, रोटी खा लें, गेहूँ खा लें, चावल खा लें, है ना, पिज्ज़ा खा लें, बर्गर खा लें, कुछ भी रसमलाई खा लें, आप जितना भी खा लेंगे, बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है वो बॉडी में सप्लाई होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो आपका डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे कि हम पैसे कमाते हैं, अगर हम जितना डेली का खर्चा उतना कमाते हैं, वो खर्च हो गया, जो बच गया उसको हमने बड़े नोट में बना लिया, और उसके बाद भी बच गया तो हमने उसका सोना खरीद लिया, और फिर भी बच गया तो आपने फैट के रूप में आपने प्लॉट बना बना के आपने ये रख ली। अब क्या है कि यदि ये जो आपका प्रोसेस है बॉडी का, इस सबको चलाता है इंसुलिन। एक इंसुलिन हमारे अंदर एक केमिकल होता है, इसका हार्मोन्स कहते हैं, जो पैनक्रियाज ग्लैंड में बनता है। ये इसको मैनेज करता है। जितना आप ग्लूकोज खाओगे उतना आपका इंसुलिन आएगा। वो इंसुलिन का काम क्या है? 2 काम कर रहा है इंसुलिन। एक तो आपका जो ग्लूकोज आपने खाया उस ग्लूकोज को आपकी सेल में पहुंचा रहा है, जिससे एनर्जी मिल रही है। मैं अपने हाथ हिला रहा हूँ, फिंगर हिला रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, पैर कुछ भी कर रहे हैं, हम सब में एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी मिल रही है ग्लूकोज से। अब जिस सेल से हम काम ले रहे हैं उस सेल के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसफ़र कराने का काम है इंसुलिन का। जितना आपको ज़रूरत है आपको सप्लाई करा दी, बाकी जो बचा है उसको ये इंसुलिन सॉलिड फॉर्म में चेंज कराता है, एक्स्ट्रा को। और जब आप मान लिया आपने अब खाना नहीं खाया, आप यहाँ रिकॉर्डिंग में आ गए सुबह चाय पी के, और आप चाय भी फीकी मिल गई बाई चांस, और आपको शाम तक खाना नहीं मिला। अब आपको दूसरे जो केमिकल हैं ग्लूकागोन, वो इसको रिवर्स करेगा कि जो आपके पास बचा इकट्ठा किया था उसने ग्लाइकोजन की फॉर्म में या फैट की फॉर्म में, अब वो उसको यूज करा के दोबारा ग्लूकोज बना सकता है। जब ये प्रोसेस आपका डिस्टर्ब होगा, सपोज करो इंसुलिन आपका मान लिया आ नहीं रहा, किसी वजह से आ नहीं रहा, या तो सिक्रीट नहीं हो रहा या वो बन नहीं रहा, या जहाँ बनता है वो फैक्ट्री बंद हो गई, यानी बीटा सेल्स बेकार हो गई, या पैनक्रियाज में ग्लैंड में दिक्कत हो गई, तब आपका जब इंसुलिन नहीं आएगा तो जो आपने शुगर खा ली वो बढ़ी की बढ़ी रह जाएगी। क्योंकि ना तो सेल में जा रही, क्योंकि इंसुलिन का ही काम था गेट खोल के अंदर। इंसुलिन का काम है, कोई गेस्ट आ रहा है उसका काम है गेट खोलना। गेट नहीं खुलेगा गेस्ट अंदर आएगा नहीं। गेस्ट आ भी गया और यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही, तो आप भी भूखे बैठे हैं और गेस्ट इकट्ठे हो गए वहाँ पर, जबकि गेस्ट पूरे। ऐसे ही ग्लूकोज ज़्यादा हो गई और सेल को ग्लूकोज मिल नहीं रही। प्लस जब इंसुलिन है नहीं तो वो सॉलिड फॉर्म में भी चेंज नहीं हो रहा, तो हुआ क्या कि आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता चला गया। अब हम बात करते हैं इस डायबिटीज़ की। नॉर्मल ब्लड शुगर हमारा होना चाहिए 100 के अराउंड, 70 to 150 मान लो। एक नॉर्मल आदमी का, चाहे उसने खाली पेट है तो 100 से कम आना चाहिए। अगर खाली पेट का मतलब ये नहीं कि आपने अभी 3 घंटे पहले खाना खाया और अब आपको भूख लगी थी, यू आर द खाली पेट ना। खाली पेट का मतलब हम मानते हैं, फास्टिंग जिसे कहते हैं, मानते हैं 12 घंटे। ओके। आपने आप खाना खाया,
12 घंटे बाद आप टेस्ट कराते हैं, दैट इज़ फास्टिंग। अब ये फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, अगर आप नॉर्मल कराओगे तो इसको नहीं है शुगर, उसका ऐसे ही आएगा 70, 80, 90, 100 तक आएगा बस। अगर 100 के अबाउ जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको डिस्टर्ब होने लगा है। वैसे जो रेंज है 125 की है कि 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपकी ब्लड ग्लूकोज है फास्टिंग, तो वो अभी नॉर्मल में माना जाएगा। और खाना खाने के बाद ये मैक्सिमम 180 तक पहुंचती है। खाना खाया आपने तो भाई ग्लूकोज एकदम बड़ी मात्रा में जाएगा, एकदम एब्जॉर्ब होगा, तो फिर एकदम ब्लड में जाएगा, तो वो 180 तक पहुंच जाती है जो नॉर्मल पर्सन है। अब यदि किसी की ब्लड शुगर 180 के अबव जाती है, 200 के अबव जाती है, 250 जाती है, और बार बार आपने एक बार चेक करी, 2 बार करी, 3 बार करी, आपका हायर आ रहा है, तो आप समझ लो कि भाई आप डायबिटीज़ में पहुंच गए हो। यानी उस इंसान को डायबिटिक कहेंगे या हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। तो डायबिटीज़ का मतलब ये है कि आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहना, हाई कितना रहना, अबाउट 200, और लॉन्ग टाइम रेगुलर रहना, बार बार टेस्ट में भी। भाई बाई चांस किसी वजह से एक आध बार आ गई और फिर नॉर्मल आ रही है तो हो सकता है मशीन की एरर हो, लेकिन यदि आपका लगातार परसिस्ट कर रहा है ब्लड शुगर लेवल अबाउट 200, तो आप डायबिटिक हैं या हो सकते हैं। तो इसके टेस्ट क्या होते हैं सर? अब देखो, डायबिटीज़ का टेस्ट तो सिंपल है, ब्लड शुगर टेस्ट है। आजकल घर घर मशीन आ रही है, अपनी मशीन से चेक करो, एक पिक मारो, आपने शुगर चेक कर ली। नॉर्मल तो आप यही करना है भाई, आपको खाली पेट करना है तो आपने 12 घंटे पे खाली पेट कर लिया। आपको खाना खाने के बाद कर रहा तो खाना खाने का, जिसको हम पीपी बोलते हैं, पोस्ट पेरेंडियल, ये एग्जैक्ट 2 आवर्स वाली ग्लूकोज मानते हैं इसको। होता क्या है कि ये मानते हैं हम कि जब हमने खाना खाया तो 2 घंटे पे हाईएस्ट ब्लड शुगर लेवल आपका होगा। अब ये 2 घंटे कैसे काउंट करने, अब ये भी बड़ा जो है कन्फ्यूजिंग पार्ट रहता है। एक इंसान तो खाना ही आधे घंटे में खा के निपटता है, एक आदमी 15 मिनट में खाना खा लेता है। शादी में गए तो 1 घंटे में खाना खाया गया, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें क्या है कि जब हमने फर्स्ट बाइट शुरू किया तब आपको काउंट टाइम जो है नोट करना है, और फिर जस्ट 2 आवर पे, यदि आपने 12 बजे खाना शुरू किया तो 2 बजे आप अपना टेस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड पोस्ट पेरेंडियल। तो एक पोस्ट पेरेंडियल होगी, एक होता रैंडम। रैंडम में अभी हमें अचानक कुछ हमें पता नहीं, ऐसे ही हमने टेस्ट करा लिया। रैंडम भी कभी 200 से ऊपर नहीं आएगी, रैंडम भी आप करोगे 110, 120, 125 ऐसी आएगी नॉर्मल इंसान की। तो यदि किसी की ब्लड शुगर अबाउट 200 पहुंच रही है तो वो मरीज जो है आपका डायबिटिक है। तब तो एक तो 3 तो ये टेस्ट हो गए, तीनों ब्लड शुगर लेवल सिंपल टेस्ट हैं। अब यदि किसी का ब्लड शुगर लेवल हाई आया, 200 आया, 250 आया, अब आपको ये पता करना है कि क्या यार ये आज ही बढ़ा है अभी 2-4 दिन में, या ये थोड़ा सा पहले से ही परसिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है HbA1c। HbA1c आपको ये बताता है कि इसकी जो नॉर्मल रेंज है बेसिकली हीमोग्लोबिन की, क्योंकि ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज घूम रही है, ब्लड के अंदर ही हीमोग्लोबिन, तो कुछ RBC जो है हमारी वो इससे सैचुरेट हो जाती हैं, कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं। तो 6% के आसपास हमारी RBC इसमें आनी चाहिए जो नॉर्मल होती हैं। लेकिन यदि इससे ऊपर आ रही है, मान लें किसी का 7 आ रहा, 8 आ रहा, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है HbA1c, तो इसका मतलब ये है कि आपको लगभग 3-4 महीने से ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई चल रहा है। तो फिर आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो शुगर के तो बस इतने से ही टेस्ट हैं, छोटे से अपने 100-200 रुपये। तो ये तो सर जो भी बात की हमने हाई के लिए की, जी, लो भी हो जाती है शुगर? शुगर लो भी हो सकती है, मगर लो शुगर जो है नॉर्मली जो यूग्लाइसेमिक लोग हैं, जिनको जो डायबिटिक नहीं है, उनका तो आपको पता ही है कि जब भाई आपने खाना नहीं खाया, आपके पास फैट भी नहीं है, तो ग्लूकोज जब कम होती है तो आपको तुरंत ही लगता है कि चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी फील होने लगती है। तो उनको तो कुछ ऐसा ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर होता, थोड़ी देर ही लगता है, थोड़ी देर बाद दोबारा से वहाँ वो शुरू हो जाता है प्रोसेस आपका, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं उनके लिए हाइपोग्लाइसीमिया, जो डायबिटिक हैं उनके लिए दिक्कत का काम है, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन ले ली, उनका हाइपोग्लाइसीमिया एक लेवल से बहुत ज़्यादा तक जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर मेडिसिन है। तो उनके लिए बहुत जो है डॉक्टर्स प्रिकॉशनली ट्रीटमेंट देते हैं कि इनका ग्लूकोज कम ना हो जाए, और फिर भी उनको हम ये सलाह हमेशा देते हैं कि अपना बिस्किट का पैकेट या कुछ अपने साथ हमेशा रखें। जब भी उन्हें ऐसा लगता है अचानक घबराहट सी हो रही है या पसीने से आ रहे हैं और वीकनेस आ रही है, तो बेसिकली जो जिन्हें लगातार होता रहता है वो समझ जाते हैं मुझे हाइपोग्लाइसीमिया, वो तुरंत ही अपना बिस्किट खा लेते हैं, तुरंत बढ़ जाती है, हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया भी। मगर नॉर्मल लोगों के अंदर ऐसा हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता जिससे कि वो कोई बेहोश हो जाए या कोई उसको प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो थोड़ा वीक फील करेंगे, वीक फील करेगा, थोड़ी देर बाद वो भी यू नॉर्मल हो जाए। आपने देखा होगा जब सुबह आप निकले, किसी वजह से कहीं कोई ऐसी क्राइसिस में फंस गया, आप नहीं खा पाए, एक बार को लगेगा कमजोरी सी, मगर फिर वो दोबारा नॉर्मल हो जाए। क्यों? कि आपका जो प्रोसेस जो आपने स्टोर किया हुआ था, आपने ग्लाइकोजन फैट, उससे रिवर्स शुरू हो गया, अब आप फैट यूज कर रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं जो ओबेज लोग हैं उनको कहते हैं कि भाई डाइट ना खाओ, मतलब कार्ब कम से कम खाओ, ताकि आपका जो स्टोरेज फैट है वो यूज होना शुरू हो जाए।
तो ये डायबिटीज़ एक ही टाइप की होती है या इसके भी कई टाइप होते हैं? डायबिटीज़ को नॉर्मली वैसे तो कई टाइप में अब आज के समय में बांट दिया गया। नॉर्मली तो हम 3 टाइप पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं। एक होता है टाइप 1, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, IDDMB कुछ कहीं बोला जाता है, लेकिन नॉर्मल जो आपके डॉक्टर्स के पर्चे वो टाइप 1 लिखा हुआ आपको मिलेगा, DM टाइप 1। टाइप 1 का मीन्स ये है कि आपके अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रहा, इंसुलिन डेफिशिएंसी। और ये सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको यंग एज में या बच्चों में मिल जाएगा। सपोज करो जब कोई बॉडी बनी वो मई बच्चे के, तो किसी वजह से उसको जो बीटा सेल है, जहाँ पर वो फैक्ट्री है, जहाँ पर वो बनता है इंसुलिन, वो सेल ही नहीं बन पाई या वो डिजेनरेट हो गई, या कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि थोड़े से जब यंग बच्चों में वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। कोई ऐसा वायरस हुआ कि उस वायरस की जो लुकिंग थी वो बिल्कुल बीटा सेल जैसी थी, तो बॉडी का जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसने उस वायरस को मारने की कोशिश की, साथ में हमारी बीटा सेल भी मर गई। तो ऐसी यदि कंडीशन बन जाती है तो ऐसे लोगों को 5 साल के, 6 साल के, 2 साल के ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे कि इतने छोटे बच्चों को ही डायबिटीज़ हो गई है। इसका मतलब वो इंसुलिन डेफिशिएंसी वाले बच्चे हैं और वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो मेरा उन सभी लोगों से भी आग्रह है कि यदि किसी के यंग एज में या बच्चों को टाइप 1 जो है आ गई है डायबिटीज़, तो वो अपना इंसुलिन ना छोड़ें किसी भी कीमत पे, क्योंकि इंसुलिन तो उनको लेना ही है, क्योंकि उनके अंदर बॉडी में नहीं बन रहा। अगर इंसुलिन नहीं आएगा तो आप कितना बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे तो उसका फिर सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो कहाँ से चलेगा। आप खाना भी दें और इंसुलिन भी रेगुलर दें। आपको लगेगा कि जब आप जाएंगे डायबिटिक क्लिनिक में तो भाई ऐसे ऐसे हैं कि लोग स्कूल में भी इंसुलिन लेके, पेरेंट जा रहे हैं लंच में इंसुलिन लगाने बच्चों को, सुबह लगा के भेजते हैं, लंच में फिर स्कूल में जाके लगा के आते हैं, शाम को फिर लगाते हैं। 3-3 बार इंसुलिन उन बच्चों को चल रहा है, तो उनका मतलब दर्द भी है, उनके लिए सिंपैथी भी है। मगर ये है कि जब है, और ये अच्छा है आज के समय में इसका ट्रीटमेंट है, ये समझ आ चुका है लोगों को कि ये जो है इसको मैनेज कराया जा सकता है। जब इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो लोग, बच्चे तो मतलब ज़्यादातर यंग एज वाले भी एक्सपायरी हो जाते थे, डेथ हो जाती थी। उस समय कुछ लोग बोलते थे इसे सूख या मसान हो गया, क्यों कि खा ज़्यादा रहा और सूखता जा रहा है। तो इसलिए ये टाइप 1 है। टाइप 2 में क्या होता है कि आपके अंदर इंसुलिन है बॉडी में और सेल बना रही हैं, या तो रिलीज नहीं हो रहा और या वो काम नहीं कर रहा। जैसे कि आपने वर्कर रखे हैं, अब 2 कंडीशन हो गई, एक तो वर्कर है ही नहीं, वर्कर है ही नहीं तो भाई आपको रिक्रूट करना ही पड़ेंगे वर्कर, तो बाहर से लो। एक है कि वर्कर हैं मगर काम नहीं कर रहे या रूम से नहीं निकल रहे बाहर, तो आपको इन्हीं में ही कुछ ना कुछ करना है और इन्हीं से आपको काम कराना है, तो वो टाइप 2 होती है। उसे कहते हैं नॉन इंसुलिन डायबिटिक मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि वो इंसुलिन पर डिपेंड नहीं है। और ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होती है, जैसे 50 साल की उम्र के बाद, 40 साल की उम्र के बाद, जैसे मतलब 3rd डिकेड में 4th डिकेड में जाके डायग्नोसिस होती है, जिसकी वजह से इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। तो इसके अंदर तो मेडिसिन, ऑरल मेडिसिन भी ले लेते हैं, उसी से काम चल जाता है। कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया या नहीं, मतलब कई बार बीटा सेल भी ओवर एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तो कभी कभी इंसुलिन भी देना पड़ता है उन मरीजों को भी, लेकिन ये ज़्यादातर ये टाइप 2 है। तो टाइप 1 टाइप 2 तो इस तरह डिवाइड होगी। एक कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा प्रेगनेंसी जब होती हैं, कुछ लेडीज़ का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसे कहते हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। तो वो क्या होता है, जैसे ही बेबी बोर्न होता है वो डायबिटीज़ ऑटोमेटिक सेटल हो जाती है। बस उस समय आपको उसका शुगर लेवल बिल्कुल सही करना, क्योंकि अब शुगर लेवल बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कई बार ये बिल्कुल अलग ही जो है स्टोरी है इनकी। पर जब अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ गैस्ट्रेशनल एज में, तो आप उसको इंसुलिन से या डाइट से या एक्सरसाइज से, जैसे भी मतलब जितना लेवल उस हिसाब से उसे मेंटेन कराना रहता है। उसके बाद जैसे ही बेबी बॉर्न हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो शुगर लेवल अपने आप नॉर्मली हो जाता है। तो नॉर्मली यही 3 तरह की डायबिटीज़ होती है जिसको हम जो है मानते हैं। मैंने सर ये भी देखा है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जैसे आपने अभी बताया कि रिवर्स हो जाती है प्रेगनेंसी, अगर बेबी डिलीवर हो गया उसके बाद रिवर्स हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी लेडीज़ हैं जिनमें रिवर्स नहीं होती और वो परमानेंट हो जाती है। नहीं, ये हो सकता है वो पहले से ही प्री डायबिटिक हों। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले से ही थोड़ा थोड़ा उनको चल रहा था पहले से ही, लेकिन वो उस समय, क्योंकि कई बार तो होता है अभी टेस्ट कराई नहीं हमने कभी, लेकिन अब उस वजह से टेस्ट भी हो गया। अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल 200-250 चल रहा है तो पता नहीं चलेगा आपको। ब्लड शुगर नॉर्मली आपको यदि सिम्टम से देखोगे 300 के ऊपर जाता है तब पता चलता है कि यार मुझे शुगर हो सकता है, लेकिन 200-250 लेवल पे नहीं पता चलता। तो हो सकता है प्री डायबिटिक पहले से ही चल रही हूँ
और इन द मीन टाइम आपका जब प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉक्टर ने टेस्ट करा लिए तो वो डायग्नोज हो गई। तो उसको फिर यदि बाद में भी है तो आप उसे फिर गैस्टेशनल में नहीं रखेंगे, फिर हम उसे टाइप 1 टाइप 2 में रखेंगे। ओके। तो सर इसके मेन रीजंस क्या हैं? क्या बायोलॉजिकल रीज़न है सिर्फ, या हमारी आदतों पे भी डिपेंड करता है? नहीं, देखो क्या है कि डायबिटीज़ का एग्जैक्ट कोज तो अभी किसी को आइडिया नहीं है कि भाई ये क्यों हो जाती है, क्योंकि एक मल्टीपल फैक्टर्स इसके पीछे लगे हुए हैं। एक तो आपको देखो ये आप एजेनेसिस किसी को हो गया, अब किसी को पता थोड़ी है क्यों हो गया। मान लो उसको बीटा सेल बनी नहीं है छोटे बच्चों में, अब नहीं बनी तो नहीं बनी, अब क्यों नहीं बनी तो बड़ा मुश्किल है पता करना, क्योंकि बहुत जीन लेवल पे कोई बॉडी फॉर्म हो रही है। जब बॉडी फॉर्म हो रही है हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, अब कोई चीज़ नहीं बनी, या कोई ऐसा वायरस इन्फेक्शन हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज होगी को आपकी बीटा सेल मारेंगे, ये इतना पता चल रहा है, ठीक है। तो ये तो टाइप 1 हो गई। टाइप 2 में मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि आप ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं। देखो जब आप स्ट्रेस लेते हो ज़्यादा तो हमारे अंदर स्टेरॉइड सिक्रीट होता है एनर्जी से, उससे लड़ने के लिए। आपने देखा होगा कई बार हमारे घर में शादी है, जब शादी है तो आप 3 दिन तक भी नहीं सोए, लगातार काम कर रहे हैं, और जिस दिन बारात आ रही है फिर भी आपके फेस पे ग्लो आ रहा है और आपको थकान भी नहीं हो रही। तो क्यों? क्योंकि उस समय आपके अंदर स्टेरॉइड सिक्रीट हो कर दिए बॉडी ने आपको उस समय की कंडीशन से अवेयर करने के लिए। आप कितनी थके हों, आप कितनी परेशान हो, कितना लग रहा है शरीर में जान नहीं है, पीछे से सांप आ जाए, अचानक आप भाग लो, तो आपके हार्मोनल जो है एड्रेनकोर्टिकोस्टेरॉइड सब काम करते हैं। तो जब ये अगर लगातार स्ट्रेस में कोई आदमी रह रहा है, लगातार उसमें रह रहा है, एंजाइटी में रह रहा है, या कुछ ऐसा उसकी डाइट फैक्टर्स ऐसे हैं कि ओवर कार्बोहाइड्रेट डाइट वो ले रहा है, तो उससे आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो सकती है। देखो स्ट्रेस से हमेशा स्टेरॉइड आएंगे तो वो ओवर आपका इंसुलिन प्रोडक्शन कराएंगे, और धीमे धीमे कोई भी इंसान यदि आपसे ओवर काम लेंगे तो थक जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा है, कई बार डाइट में भी बहुत ज़्यादा कार्ब लेते हैं, मैंने देखा 8-8, 10-10 रोटी खाते हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो वो रिस्क फैक्टर में आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है उनको होगा, लेकिन उनको हो सकता है कि अब ये डिपेंड करता है कि उनकी बीटा सेल कितना उनको झेल पाती है। भाई इंसुलिन सिक्रीट होने की भी तो एक लिमिट है ना। बीटा सेल, आपकी बीटा सेल मान लो 1 लाख है, उनको जो है एक दिन में 40 यूनिट इंसुलिन सिक्रीट करना। इधर से आपको मान लिया 1 kg आपको कार्ब खाना था, मैक्सिमम लिमिट आपकी बॉडी की 1 kg एब्जॉर्ब करने, आप 2 kg खाने लगे तो वो बॉडी तो एग्जॉस्ट हो जाएगी ना, जो आपकी, वो तो उन्हें लगातार काम करनी है, लगातार करें तो एग्जॉस्ट होने के बाद वो अपना काम करना बंद कर सकती हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। टीनेजर्स में डायबिटीज़ की समस्या बढ़ती जा रही है, तो इसका क्या रीज़न जंक फूड है? इसके रीजन केवल जंक फूड नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो बच्चों को आउट गोइंग गेम, आप देखिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी की हर सेल वर्क करती है, वहाँ एक एक सेल तक ब्लड पहुँचता है, वहीं पर ग्लूकोज पहुँचते, जो आपका ग्लूकोज है वो क्या जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। जैसे एक गाड़ी है, आप गाड़ी डेली स्टार्ट कर रहे हैं, रोज़ाना चला रहे हैं, वो हेल्दी रहेगी। आप गाड़ी लेके खड़ी कर दी, आप उस यूज नहीं हो रही, तो वो धीमे धीमे अपने आप ही जंग खा जाएंगे उसके बोल्ट। ऐसे ही बॉडी है, बॉडी का एक तो आउट गोइंग गेम बच्चों के अंदर कम हो रहे हैं, प्लस हैबिट्स उनकी थोड़ी सी ऐसी है ही हैं। अब आपको पता, जो अवेलेबिलिटी है, आप भी जैसे देखते हो, आप ये कौन कौन से घर पे ही फूड आ जाते हैं। पहले क्या है, किसी को कुछ खाना खाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब आप रोज़ तो बाहर जा नहीं सकते, लेकिन आज की डेट में आपके पास ऐसे ऐप हैं कि आप घर से ही उनको जो है ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे भी बहुत घर होंगे जिनमें डेली ही आपके पिज्ज़ा, बर्गर, मैक्रोनी, ऐसी चीज़ें, देखो जो बाहर से आता है वो ज़्यादातर मतलब आपको देखो रिच कार्ब वाला जो है फैट आएगा, मैदा से बना हुआ सारा फूड आता है। तो बच्चों के पास फिर कोल्ड ड्रिंक हो गई, आपके चिप्स हो गए, मतलब इतनी वैरायटी हैं। अब बच्चे कहीं ना कहीं उस पर जब ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये फूड हैबिट का भी एक अंतर हो सकता है। दूसरा आउट गोइंग गेम दूसरा नहीं है। तीसरा फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। यदि किसी के परिवार में पेरेंट को मतलब मदर को या फादर को अगर डायबिटीज़ है तो वो फिर और ज़्यादा प्रोन होते हैं होने के लिए, तो उनको ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो फिर भी अच्छा ये है कि अपनी हेल्दी लाइफ रखें, मतलब एक फूड जो है जो आप घर में बनाते हैं उसका मैक्सिमम बच्चों को यूज कराएं और ख़ुद भी उसी का मैक्सिमम यूज करें। बाहर के फूड का एक इंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग रखें, बस जैसे शादी पार्टी टाइप होती हैं, उसको जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। तो ये मुझे लगता है कि एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सबको होगा ही होगा, पर ये एक रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज़ जो कोज है उसके रिस्क फैक्टर कोजेज ज़्यादा हैं, पर्टिकुलर कोई एक कोज नहीं है, मल्टीपल फैक्टर, इसलिए इसे एक सिंड्रोम बोला गया। डायबिटीज इज ए सिंड्रोम, डिजीज जो होती है जो पर्टिकुलर एक कोज की वजह से मानी जाती है, मगर सिंड्रोम के भाई पता नहीं किस वजह से हो रहा है, ये फैक्टर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए काम भी सब फैक्टर्स पे करा जा रहा है आज की डेट में सब लगे। अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हमारे पास आज अवेलेबल है?
देखो आज के समय में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं। पहली बात तो क्या है कि शुगर को टेस्ट करना सबसे आसान अब हो गया। 3 तरीके से शुगर टेस्ट हो सकती है आपकी। एक तो इतनी ओके, वो ब्लड सैंपल लिया आपका, जो पहले से मेथड था। तो पहले क्या होता था, सुबह को ब्लड शुगर चेक करानी है, दिन में 2 बार करनी है, 3 बार करनी है, तो 3 बार सीरीज लग के यहाँ से सैंपल निकाला जाता, जो बहुत पेनफुल था। और ब्लड भी लॉस होता था उसमें, क्योंकि कोई भी आदमी एक ml से कम तो लेगा नहीं आपका जब भी। तो वो बहुत मतलब टफ समय था। लेकिन आज के समय क्या है कि आपके पास इतने बढ़िया पिकिंग वो पेन टाइप आते हैं, उसमें हल्का सा करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको पिक हो गया। और वो एक जरा सा ही एक सिंगल मतलब माइक्रो ब्लड सा निकलेगा, उसी से आप टच करते ही आपकी शुगर आ जाएगी। एक ये मेथड है जो बहुत कॉमन है, बहुत सस्ता है, इजी है, 10-15 रुपये में हो जाता है। और अगर किसी मार्केट में कराते हो तो भाई 50 रुपये में, 100 रुपये में हो जाता है। घर पे करते हो 7-8 रुपये में भी अवेलेबल है आज के समय में। दूसरा आजकल एक आ गया है कि आपके हमारे कंटिन्यू ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग एक वो लग जाता है, छोटी सी पिन है, पता भी नहीं चलता उसका, एक चौड़ा सा जैसे बटन टाइप होता है कोट का, इस टाइप का आपने यहाँ लगा लिया, वो आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, आप जब चाहे अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। ओके। वो बस ये कि उसका ड्यूरेशन थोड़ा कम है, 14 डेज का होता है लगभग। तो वो लेकिन आपके मोबाइल से जुड़ा हुआ, तो वो बढ़िया, वो उन समय के लिए बढ़िया। आपके घर में शादी है और आप डायबिटिक हैं, अब आपको पता नहीं कब क्या खाना, क्या शेड्यूल रहने वाला, आपने अपना लगवा लिया अपने मोबाइल में, जब देखा रहे शुगर कितनी चल रही है, दवाई खाइए नहीं खाइए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कहीं बढ़ तो नहीं गई, उसके लिए बहुत अच्छा है। या कोई आदमी अचानक किसी वजह से बीमार पड़ गया, कि और भी बीमारी हो सकती है और वो डायबिटिक है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बार बार अस्पताल में हर घंटे चेक हो रहा है। तो बेटर क्या है भैया, एक बार लगवा लिया 5-6 हज़ार रुपये का, और आप मोबाइल में चल रही है, देखते रहो कितनी शुगर चल रही है। या फिर किसी को मॉनिटर करना है कि भाई मैं देखना चाहता हूँ मेरी नेचुरल लाइफ के साथ 14 डेज किस समय मेरी शुगर कितनी रहती है, जब मैं खाना खाता हूँ तो कितनी रहती है, रात के 12 बजे कितनी रहती है, 1 बजे कितनी रहती है, सुबह कितनी रहती है, शाम कितनी रहती है। तो मैं रात को उठ के तो करूँगा नहीं उस टेस्ट को, तो उसके लिए भी वो बहुत बढ़िया है। तो वो मतलब बढ़िया जो है आजकल आए हुए हैं, तो किसी भी लेवल पे करा सकते हो आप, तो तीनों टेस्ट बढ़िया हैं। ट्रीटमेंट क्या है सर इसके? देखिए ट्रीटमेंट तो कभी भी आप ट्रीटमेंट की बात जो है हम ऐसे इसको मतलब कोई एक, क्योंकि पर्टिकुलर हर मरीज के अकॉर्डिंग इसके ट्रीटमेंट में बदलाव है, इसलिए आप ट्रीटमेंट को किसी भी एक ब्रॉडकास्ट से ऐसे नहीं बता सकते कि आपको ये दवाई लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर मरीज के अकॉर्डिंग, किसी को कार्डिक में है, किसी को रीनल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, किसी को एसोसिएट और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग सेलेक्ट की जाती है मेडिसिन की। यार इस मरीज़ की ये कंडीशन है, इसके हिसाब से ये दवाई चलेगी। मोटा आदमी है उसको अलग दवाई देनी है, पतला आदमी उसको अलग दवाई देनी है, उसके साथ में कुछ और प्रॉब्लम्स उसे अलग देनी है। तो वो तो आपका एक क्लिनिशियन जिसको आप दिखाते हैं, मेडिसिन तो उसी को ही आपको कंसल्ट करनी चाहिए। पर मेडिसिन 2 ही हैं, या तो इंसुलिन थेरेपी है और दूसरा ओरल मेडिसिन है। ओरल मेडिसिन भी आजकल बहुत नई नई अच्छी मेडिसिन आई हैं जो आपके शरीर को नुकसान कम देंगी और आपकी हेल्थ अच्छी रखेंगी। तो मुझे लगता है कि मेडिसिन वाला पार्ट तो जो भी आप हैं, जो भी मतलब इस चीज़ को सुन रहे हैं या जो लोग इससे सलाह ले रहे हैं, वो अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से सलाह लें कि उनकी क्या मेडिसिन होनी चाहिए। पर हाँ, कम से कम 1 महीने 2 महीने में ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते रहें, क्योंकि मेडिसिन बिल्कुल प्रॉपर वे में लेंगे आप और सही तरीके से गाइड जो है समझेंगे गाइड अपने डॉक्टर्स के साथ, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे। और कभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी बहुत फ़र्क उनका नहीं पड़ेगा, ना उनके डेली लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही उनकी जो आयु है उस पर फ़र्क पड़ेगा। जितना उसकी भगवान ने लिखी है 100 साल 200 साल, उतने साल वो चलेगा, बशर्ते वो उसको बीमारी ना समझ के। एक आर्ट है जीने की कला। जीने की कला में क्या है? जीने की कला में यही नहीं है कि भाई हम नाचेंगे कूदेंगे, एक मतलब या हम ऐसे करें। भाई अगर किसी के साथ कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई है, बीमार है, तो उसमें भी तो अपने आप को कला भी तो है। तो आप डायबिटीज़ के साथ एक जीने की कला सीख लें, कुछ डायबिटीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती कभी। सर एक मिथ है जी। कि ज़्यादा जंक फूड खाने से या ज़्यादा कार्ब्स खाने से या फिर ज़्यादा देर भूखे रहने से डायबिटीज़ हो जाती है। नहीं, आपका सही सवाल है और ये अक्सर जो है घर में भी बोला जाता है कि ऐसा नहीं खाना चाहिए। वो बात सही है कि भाई जंक फूड ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, कार्ब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। इससे अगर डायबिटीज़ नहीं होगी तो ओबेसिटी तो कम से कम हो ही जाएगी, तो वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये से खाने से ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे मान के चलो कि भाई आपके अंदर जो एक बॉडी है उसका हर ऑर्गन्स का एक काम है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसको जितना काम करना हो एक बॉडी के हिसाब से कैपेसिटी बनाइए। इसीलिए खाना आपका 3 तरीके का जो है, पूरे इतने रिसर्च होकर आया ना खाना, कि आपको कार्ब खाना, आपको प्रोटीन खानी, आपको फैट खाना, साथ में मल्टीविटामिन खाने और फाइबर खाने। तो ये जो इतने हज़ारों करोड़ों साल से
दुनिया बनी है, उसके बाद ये रिसर्च होकर आया कि आपको ये खाना खाना, आपके जो मेन्यू होते हैं बिल्कुल सही तरीके के मेन्यू होते हैं, घर में मेन्यू है। आप देखो, आप आलू बना रहे हो, आलू में गाजर डाल रहे हो, तो आपके उसमें बैंगन डाल रहे हो, उसमें कुछ और चीज़ें मिक्स, मटर डाल रहे हो, क्यों? ताकि वो मिक्स वेज बन जाए, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मल हो जाए। रोटी के साथ आप दाल दे रहा, चावल के साथ आपको दाल मिल रही है, या उस चावल के साथ अंडा मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, ताकि वो सारी चीज़, और थोड़ा सा उसमें तेल भी डाला जा रहा है। इसका मतलब मिक्स फूड आपको चाहिए ना। अब आप जंक में जब जाओगे तो केवल प्योर कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि आप ज़्यादा यूज करेंगे तो आपका एक रिस्क फैक्टर बढ़ गया। हमने बताया कि भाई डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर का एक कॉम्बिनेशन है। आप जितने रिस्क फैक्टर ज़्यादा ले आओगे उतने ही जल्दी आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, कोशिश मतलब ये बीमारी हो सकती है। इसलिए ज़्यादा जंक फूड, ज़्यादा कार्ब डाइट नहीं यूज करनी चाहिए, जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। दूसरा, भूखे रहने से कभी डायबिटीज़ नहीं होगी, इस बात की गारंटी। अच्छा। क्योंकि भूखे रहने से, भूखा रहना क्या मतलब, भूखा ये तो है नहीं कि भैया, अब बड़े बड़े लोगों ने जो इतने जो है क्या कहते हैं गुरुजी हैं, वो 1-1 साल 2-2 साल की तपस्या करके आए हुए, और ऐसे भी हैं जिन्होंने पानी पानी पी के जो है, अब अन्ना हजारे जी ने अनशन किया, वो डायबिटिक थोड़ी हो गए, जो है कितने 30 दिन करा। भूखे रहने से कभी डायबिटीज़ नहीं होती। भूखे रहने से ये ज़रूर है कि अगर डायबिटीज़ है तो कम ज़रूर हो जाएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि जो आपका फैट है, वेट कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है आपको भूखे रहना, इसलिए इसको कभी भी स्ट्रेस ना लें, ना भूखे की ना उसकी। ठीक है, खाना नहीं मिला तो शाम को मिल जाएगा। हमारी बॉडी ऑटोमेटिक है। कुछ लोग तो इतना खाने का स्ट्रेस लेते हैं कि 5-6 बजे नाश्ता करना है, 8 बजे नाश्ता करना, 2 बजे खाना खाना, शाम का 8 बजे खाना खाना। वो खाने की टेंशन पूरे घर में रखते हैं बनाने वालों के लिए कि 8 बजे खाना टेबल पे लगना चाहिए, और खुद भी 1 घंटे पहले से टेंशन लेने लगेंगे, 2 घंटे पहले कि वो 8 बजे मुझे खाना खाने पे पहुंचना है। दोपहर, अब आप 3 स्ट्रेस तो एक साथ ले रहे हो, सुबह नाश्ते के ले रहे हो टेंशन टाइम की, और फिर दोपहर के ले रहे हो, फिर शाम के ले रहे हो, तो खाना किस बात करेगा? तो स्ट्रेसफुल हो गए, पूरे घर को स्ट्रेस दे रखी है और खुद भी स्ट्रेस में हो। आपकी बॉडी ऑटोमेटिक है। आप जब खाना खाओगे तभी आपके खाने के डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे। जब आप ग्लूकोज जब आपकी बॉडी में जाएगा तभी आपका इंसुलिन सिक्रीट होगा। तो आप खाने का बहुत ज़्यादा टेंशन न लें, अपनी लाइफ को बिल्कुल ईजी बनाएं। जब आपको ब्रेकफास्ट मिल रहा, कोई बात नहीं, जब कर लो, कोई दिक्कत नहीं हो रही। आपका खाना 1-2 घंटे लेट मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब हमारा जो है सिस्टम फिट नहीं है, अब हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, पहले पहुँच रहे थे आधे घंटे में, पहुँच रहे 1 घंटे में, तो कैसे खाने का टाइम सेट हो सकता है? फिर ये नहीं पता किस समय क्या काम हो जाएगा। अब आज की डेट में मोबाइल है, आप जा रहे थे कहीं, पहुँच गए कहीं, तो कैसे खाने का टाइम आपका निश्चित है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से बाहर निकल के एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, जहाँ कम से कम स्ट्रेस हो किसी भी लेवल की, उस लाइफ को आप जिएंगे, वो हेल्दी लाइफ है। हेल्दी लाइफ केवल बादाम खाना, अखरोट खाना, सेब खाना, अमरूद खाना, यही नहीं है। हेल्दी लाइफ है आप कितना अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखते हैं। देखो, बॉडी में 2 सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। जब स्ट्रेस होती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसमें हार्ट रेट भी बढ़ती है, सांस भी बढ़ता है ना, टेंशन बढ़ती है। और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है तो आप रिलैक्स रहते हैं, बढ़िया भाई, फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं। तो जितना उस लेवल पर रहोगे उतना ही आप हेल्दी हो, और जितना आप सिंपैथेटिक उसमें रहोगे एक्टिवेशन में, उतना ही आप दिक्कत में हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना पैरासिम्पैथेटिक इकोसिस्टम, अपना एनवायरनमेंट बनाना जहां आपको मिनिमम स्ट्रेस हो। तो मैं समझता हूँ वो हेल्दी लाइफ है। प्लस डाइट में आपको, मुझे लगता है आज की डेट में सबको पता है कि बैलेंस डाइट लेनी है, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें फाइबर भी होना चाहिए, उसके अंदर आपका जो है कार्ब भी होना चाहिए, मगर वो कम मात्रा में हो, क्योंकि हमारी जो इंडिया है इसमें कार्ब डाइट ज़्यादा है। और आपके फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, सिंपल बात है। पानी आप प्रॉपर पिएँ, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी हमेशा मतलब पूरा पीते रहना चाहिए, क्योंकि पानी कम पीने से एक तो ब्लड आपका कंसनट्रेटेड हो जाता है, प्लस आपको स्टोन भी बन जाती हैं। तो एक प्रॉपर पानी भी मात्रा आपकी होनी चाहिए। जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको फूड भी चूज़ करना होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमें खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, और ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए? देखो नितिन जी, बिल्कुल सही आपका सवाल है। फूड इतना बढ़िया है कि मैं कहता हूँ डायबिटीज का कोई नहीं भी है ना, तभी भी उसे चूज करके ही खाना चाहिए। मतलब चूज इन द सेंस, क्या नहीं खाना क्या खाना। देखिए, ब्लड ग्लूकोज, डायबिटिक मरीज को सीधी बात है ग्लूकोज लेवल कम रखना अपना। जितना बाहर से ग्लूकोज कम लेंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि उसको ग्लूकोज को चाहिए। इंसुलिन उसके पास है तो डेफिशिएंसी है, उसका काम कम कर रहा है। ठीक है, तो अब ग्लूकोज किस में मिलेगी आपको? देखो, चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, ये तो डायरेक्ट ही ग्लूकोज है ना, तो डाइजेस्टिव एंजाइम की जरूरत नहीं है, तो सीधे खाओ, सीधे ग्लूकोज में ही चले जाएंगे।
आप फिर गेहूँ हैं, आपके आलू हैं, तो ये भी कार्बिक अरबी हैं, या तुम्हारे जितने भी मीठी चीज़ें सब ग्लूकोज बढ़ाती हैं। तो अपनी डाइट में इनको कम करना है, उसे बस छोड़ना नहीं है, कम करना है। कम करना है। दूसरा, आपको खाना कम नहीं करना, वॉल्यूम कम नहीं करना, वॉल्यूम अपना नॉर्मल रखो। वॉल्यूम आप बढ़ा लो किस चीज़ में? आप शादी में जाते हैं, एक डायबिटिक आदमी जाता है शादी में, एक नॉर्मल आदमी जाता है। अब डायबिटिक आदमी को ये सोचना नहीं है कि यार अरे मैं शादी में क्या करूँगा, मैं तो वहाँ डायबिटिक हूँ। नो, आप देखो सबसे पहले जब आप प्लेट उठाते हैं तो वहाँ क्या मिलता है आपको? बताओ क्या मिलता है? हम तो सबसे पहले चाट खाते हैं। चाट खाते। जहाँ प्लेट होती है वहीं पे स्प्राउट रखे होते हैं। अच्छा अच्छा। जो मेन्यू बनाया ना वो बिल्कुल बहुत सही तरीके से लगाया, और लगाने का तरीका भी सही बताया उन्होंने। सबसे पहले वहाँ स्प्राउट रखे होते हैं जिन्हें इंसान नहीं खाता, तो स्प्राउट्स खाने। डायबिटीज को ज़्यादा जरूर खाने, क्योंकि उसे पहले अपना स्प्राउट्स खा लेगा तो उसमें गेहूँ होता नहीं, उसमें चने होंगे, सोयाबीन होंगे, और आपका लोबिया होगा, और वो भी होंगे उसमें। फिर होते हैं वहीं पर रखी होती है सैलेड, फिर आप सैलेड खाओ। उन्होंने मेन्यू बिल्कुल हलवाई ने हेल्दी बनाया, वो बात अलग है कि आप ही कूद कूद के जो है दूसरी जगह जा रहे हैं। उसके बाद आप जाओगे तो फ्रूट्स मिलेंगे। फ्रूट्स में आप अगर कोई डायबिटिक आदमी है तो उसको भाई कीवी खा लेगा, वहाँ थोड़ा संतरा खा लेगा, मतलब कम खा लेगा। जो ज़्यादा पपीता खा लेगा, अमरूद खा लेगा, है ना, उसे थोड़ा अंगूर कम खाना, अंगूर का एक आध पीस खा लेगा। भाई हम जो नॉर्मल आदमी है वो थोड़े ज़्यादा अंगूर खा लेगा, 5-6 खा लेगा। एप्पल है, एप्पल का एक पीस खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं, खा लो आराम से। उसके बाद आगे जाइए आप आगे भाई हम आलू टिक्की चाट खा रहे हैं, वो दाल मुरादाबादी खा लेगा, वो दाल का चीला खा लेगा, तो मतलब गोलगप्पा खा लेगा, मतलब इस तरह की चीज़ें खा लेगा ना, वो भी खाता चलेगा। बस उसे वहाँ स्किप मारना है, जहाँ जहाँ उसे दिख रहा है कि ये टिक्की है, भाई ये तो खानी नहीं, ये आलू से बनी है ना प्योर, तो वो नहीं खानी। उसके आगे कोई ऐसी चीज़ आगे तुमको डोसा मिल जाएगा, वो डोसा खा लेगा। डोसा कह दो भाई तो मेरे वहाँ अंदर में ये मत डालना, आलू नहीं डालना, आलू मत डालना, डोसा वो बढ़िया आराम से खाएगा, क्या दिक्कत है उसको खाने में। उसके बाद आगे जाएगा तो उसे दाल मखनी मिलेगी, वहाँ पे पनीर मिलेगा, वहाँ पे छोले मिलेंगे, वहाँ पे कड़ी मिलेगी, वो अपना आराम से खाएगा। और थोड़ा आगे जाकर तो मिस्सी रोटी मिलेंगी, उससे कहा भाई मेरे लिए मिस्सी रोटी ले। अब इससे आगे की बात शुरू होती है, फिर आती है मिठाई। देखो मिठाई सबसे लास्ट में रखी है, हर तुम शादी में जाओ मिठाई सबसे लास्ट में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि सबसे अनहेल्दी है, लेकिन बहुत लोग हैं सबसे पहले वहीं जाके खाते, पहले मिठाई खाते हैं। तो आप जब मिठाई पे जाओगे, भाई अगर डायबिटिक आदमी है तो उसको क्या लेना है, 1/4 रसगुल्ला खा लो, टेस्ट ही तो करना है, टेस्ट कर लिया बहुत है। या वाइट रसगुल्ला तो उसका रस निकाल के वो खा लो, अपना खत्म हुई बात, क्या दिक्कत है। आगे आओगे आप, दूध जलेबी मिलेंगी, भैया एक थोड़ी सी जलेबी से अपना एक गिलास दूध पी के अपना घर आओ। बताओ एक डायबिटिक आदमी ने, उसकी शुगर भी नहीं बढ़ी, और उसकी शादी में क्या कमी रही? कुछ कमी रही? सब एंजॉय किया, सब एंजॉय किया। मगर उसे अपना स्टाइल थोड़ा सा वीआईपी बनाना, मतलब अपने आप को वीआईपी समझे कि भाई मैं वीआईपी हूँ, मैं इसलिए ये वाला खाना खा रहा हूँ। सब नहीं खाऊंगा, अपने आप को मतलब चूज वो करके खाऊंगा। अपने आप को वो ये ना समझे कि मैं डायबिटीज हूँ। वो तो मैं कहता हूँ कि नॉर्मल इंसान भी यदि ऐसा करे तो क्या दिक्कत है, नॉर्मल भी ऐसे करना चाहिए। तो इसको बढ़िया ऐसा रख सकते हैं डायबिटिक में, कोई डाइट में कोई दिक्कत नहीं है। अपना सबको लगभग इतना ज्ञान हो गया, बस गेहूँ और कार्ब कम रखो डाइट में, वॉल्यूम पूरा रखो, वॉल्यूम कम नहीं रखो, ताकि इंटेस्टाइन आपकी बढ़िया रहे। तो सर हमने ट्रीटमेंट की बात की, तो आपने एक तो मेडिकेशन बताया, ओरल मेडिकेशन, एक इंसुलिन थेरेपी बताई। इसके अलावा क्या कोई नेचुरल थेरेपी भी है कि बिना मेडिकेशन के इंसुलिन बाहर से लिए बिना हम उसको बिल्कुल ट्रीट बिल्कुल। कर सकें? आप देखो जो डायबिटिक लोग हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा लेवल पे है, उनको ये तो मानना चाहिए कि सारी दवाई तो नहीं छूटती, पर हाँ 10 से 20 ब्लड शुगर कम से कम 30 तक भी, वो आपकी एक्सरसाइज और डाइट के अकॉर्डिंग उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। एक्सरसाइज इस काम के अलावा, कोई आदमी चाहे कितना भी पूरे दिन मेहनत का काम करा, चाहे वो जीना चढ़ा, चाहे जैसे कई बार लोग बोलते हैं मैं तो घर में इतना सब एक काम है कि मैं तो घर में ही थक जाती हूँ, जैसे लेडीज़ बोलती हैं कि मैं तो घर में इतना सारा काम करती हूँ घर का, वहीं एक्सरसाइज हो जाती। नो, जब आप एक्सरसाइज के लिए स्पेशल जाते हैं तो आपका माइंड सेट भी अलग होता है। जो एनकेफ्लिन, जो आपकी बॉडी के अंदर जो अच्छे केमिकल्स और उस समय पॉजिटिव केमिकल निकलते हैं, वो भी आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालते हैं। देखिए आपके अंदर ही केमिकल खुशी के हैं, आपके अंदर ही केमिकल दुख के हैं। अब हम यहाँ सब बिल्कुल फ्री बढ़िया बैठे, कोई दुख है हमें? कुछ नहीं ना, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी किसी को फ़ोन आ जाए कि यार तेरी तो लॉटरी लग गई, भाई तुम कहाँ, तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, 1 करोड़ रुपये आ गए, अब कैसा खुश हो हम, हैप्पी। अब कुछ मिले नहीं हमको, सिर्फ सूचना आई है, सिर्फ सुना कानून है, और आपके अंदर केमिकल कैसे निकले? हैप्पी केमिकल निकला है। आपको कभी किसी ने पता चल जाए कि तेरी जो बाहर कार थी तो कार कोई चुरा के ले गया, अभी आपको क्या घबराहट हुई?
चाहे कार अभी यहीं खड़ी है तो हम ही खड़ी करके भूल गए। तो आपके अंदर ये केमिकल भी थे, आप एकदम स्ट्रेस में आ गए, हार्ट रेट बढ़ गई, अरे ये क्या हो गया, गाड़ी कहाँ चली गई, हो गया, या एनीवे कोई भी निगेटिव सोच आपकी ऐसा। तो बॉडी के अंदर ही आपके केमिकल, जब आप सुबह घूमने जाते हैं तो आपको लगता है कि आप अपनी बॉडी के लिए कुछ कर रहे हो, और उसमें जब करते हो तो एक तो आपका फिजिकल एक्सरसाइज तो हो ही रही है, साथ में आपका माइंड भी उस चीज़ को दिन भर अप्रिशिएट कर रहा है कि मैंने अपनी बॉडी का एक्सरसाइज किया। तो और दूसरा है क्या कि एक हफ्ते में अब कितनी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज तीनों तरह की करनी चाहिए, रनिंग भी करनी चाहिए, एरोबिक भी करनी है, थोड़ा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जैसे डंबल वंबल होते हैं। डंबल वालों के लिए मैं बोलता हूँ जो भी वेट वाले हैं कि कम वेट से मैक्सिमम Reps मारो, ना कि ज़्यादा वेट से कम। प्लस आप थोड़ा योगा भी करो, थोड़ी अपने आसन भी करो, मतलब मिक्स करो, और उस मिक्स को ज़्यादा लंबा मत खींचो, बस 30 मिनट 45 मिनट से ज़्यादा मत रखो। ज़्यादा रखोगे तो आपका काम सफर होगा, आप छोड़ दोगे उसको। और कभी कभी तो ऐसी भी एक्सरसाइज सीख जाते हैं लोग कि 15 मिनट में ही एक्सरसाइज हो जाती है, घर के रूम में भी हो जाती है। कई बार आप रामदेव जी की कई एक्सरसाइज ऐसी देखोगे, आप अगर घर में भी कर लोगे ना 10 मिनट, तो आपको एकदम लगेगा कि हाँ यार कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज मिनिमम करनी चाहिए, और एक दिन में लगभग 30 मिनट मिनिमम करनी चाहिए, 30 मिनट से 1 घंटा, इतना आप अपने लिए जो है हमेशा निकालें समय। तो जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो मुझे लगता है 20 से 30 ब्लड शुगर लेवल भी कम होगा, आपका वेट भी कम होगा, आपकी बॉडी भी सारी काम करेगी, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी हर मसल्स काम करेगी और हर जगह ब्लड सप्लाई जाएगी, हर सेल काम करेगी, तो वो ग्लूकोज को अपटेक रीअपटेक कर लेगी सारा, तो वो आपके एनर्जेटिक बनेगी। दूसरा डाइट में आप यदि डाइट उल्टे सीधी खाएंगे, पता चला आपने समोसे भी खा लिए, भाई टिक्की भी खा ली, मिठाई आ गई मिठाई भी खा लिया, घेवर भी खा लिया, 4 आम खा लिए, 8 आम खा लिए, तो भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल तो आपका 350 पहुँच ही जाएगा, जो पहले से डायबिटिक है। तो आपको वही अपना ग्लूकोज लेवल, मीठा चाहे किसी भी रूप का हो, आप मानोगे तो ग्लूकोज बढ़ाएगा ही, तो उसे कितना कम अपनी डाइट में कर लो, तो उससे आपकी ग्लूकोज लेवल आपकी क्या होगी, कम रहेगी। कारण क्या है कि इंसुलिन तो सिक्रेट आपके सब फूड से होता है, इंसुलिन तो जब भी सिक्रेट होगा यदि आपने प्रोटीन डाइट खाई है, क्योंकि वो तो न्यूट्रिशन से को देखता है, लेकिन अब उसको काम कम करना पड़ रहा है, तो जितना भी सिक्रेट हो उसी से काम चल जाता है। तो उसमें मेडिसिन की जो डोज है आपकी घट जाएगी यदि आप एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान रखेंगे, और आपकी शुगर अच्छी रहेगी, प्लस आपकी लॉन्गेविटी बढ़ जाएगी। जो आपकी मसल्स हैं, जो शुगर के ज़्यादा होने की वजह से उन्हें शुगर ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम नहीं थी, वो शुगर उनकी सेल के अंदर नहीं जा रही थी, तो सेल वीक पड़ रही थी, चाहे वो आपकी बॉडी की किसी भी टिश्यू की सेल हो। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, उसमें ग्लूकोज घुसेगी तो उनको एनर्जी मिलेगी, तो वो सेल भी आपकी काम करेंगी। तो इसलिए दोनों चीज़ें अगर आप करते हैं, और करनी चाहिए, मैं कहता हूँ डायबिटीज़ को नहीं, हर इंसान को करनी चाहिए। जो स्वस्थ हैं उनको स्वस्थ रहने के लिए डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रखना, और जो बीमार हो गए उनको अपनी बीमारी कम करने के लिए और प्लस अपने आप को फिट रखने के लिए, ये दोनों चीज़ों पे कंटिन्यूसन काम करते रहना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को एक बार डायबिटीज़ हो गई तो क्या उसे हमेशा दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, या फिर किसी की डायबिटीज़ रिवर्स भी हो जाती है? देखो, रिवर्स भी हो जाती है, डिपेंड करता कोज क्या है। सपोज करो जैसे अभी कोविड हुआ, कोविड में कुछ लोगों को स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाए गए, ज़रूरत भी थी उनकी, तो कुछ लोगों को स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़ हो जाती है, कुछ लोगों को मान लिया ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉइड जो दिए हमने कोई, उसकी वजह से अगर डायबिटीज़ हो गई है या गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हो गई है, तो वो एक जब तुम्हारा स्टेरॉइड हट गया तो कुछ दिन बाद आप नॉर्मल हो सकते हो। या मान लिया स्ट्रेस की वजह से आपको वो रहेगा तो डायबिटिक ही हो, एक तरीके का प्री डायबिटिक मानो, लेकिन ये ओकेशनल वाले जो होते हैं इनकी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन यदि किसी का सच में ही इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉपर डेवलप हो गया, या उसको एजेनेसिस हो गई, या मतलब एक लेवल से ऊपर पहुंच गया, तो वो फिर उन्हें कंटिन्यू मेडिसिन करनी पड़ती है। लेकिन बेटर है कि आप अपनी दवाई को, मतलब अगर डॉक्टर ने लिखी है तो आप प्रॉपर चेकअप कराएं। यदि शुगर लेवल नॉर्मल आपका बिना मेडिसिन के 2 महीने 3 महीने चलता तभी आप माने, लेकिन जब उस कंडीशन में दोबारा आएगा उसे फिर बढ़ जाएगी। अगर किसी कोई स्ट्रेस से होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जैसे कोई स्ट्रेस बढ़ेगा शुगर लेवल बढ़ जाएगा, उसका स्ट्रेस लेवल ख़त्म हो जाएगा, फिर अपना नॉर्मल हो जाएगा, तो उनको तो एक दोबारा कभी बढ़ेगी फिर हो जाएगा, उस समय वो मेडिसिन लेने जो या जो भी डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं। वैसा नहीं है कि यदि एक बार किसी को भाई टाइप 1 हो गई तो उसको रिवर्स हो जाएगा, वो नहीं होएगा, क्योंकि वो कैसा होगा। और हो सकता है आने वाले समय में देखो नई टेक्निक्स आ रही हैं, इतनी मतलब कोई इस तरह का आ जाए कि भाई इम्प्लांट करने की चीज़ें आ रही हैं कि भैया बीटा सेल इम्प्लांट हो जाए, पर पेन के बहुत मुश्किल है।
हाँ, ऐसे ज़रूर आ रहे हैं कि इंसुलिन आजकल के भाई आपके अंदर डायरेक्ट लगा दिया 1 महीने के लिए, वो थोड़ा थोड़ा रिलीज हो रहा है। बस उसमें अभी एक ही दिक्कत आ रही है कि वो ग्लूकोज सेंसिटिव होना चाहिए, जब ग्लूकोज बढ़े तब रिलीज हो, क्योंकि उसमें दिक्कत क्या आएगी कि भाई वो पता चला ग्लूकोज उसने खाना भी नहीं खाया और वो रिलीज हो ही जा रहा, तो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे। तो उस पर अभी रिसर्च चल रही है और आ भी रही हैं, अपने इंडिया में भी हैं ऐसी अभी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि कुछ समय में वो प्रॉपर ऐसा हो जाएगा कि और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये अभी थोड़ा कॉस्टली भी है, वो शायद 1 लाख रुपए का पड़ता, 1 लाख रुपये महीने की दवाई लेना मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, सिंपल सी एक आर्ट ऑफ लिविंग है। और भाई देखो, और किसी को हो गई है कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, तो हाइपरटेंशन में हम खाना भी तो खाते हैं, उसमें हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, कभी नाश्ता करते हैं, कोई एक गोली भी खा लेंगे, क्या दिक्कत हो गई। बिल्कुल। मैंने सर ऐसे भी बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि डायबिटीज़ अकेले नहीं आती, एक बार डायबिटीज़ आ गई तो आपको दूसरी बीमारियां भी आने लगती हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब एक बार डायबिटीज़ हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन वो आएंगी तभी जब आप उसको कंट्रोल नहीं रखेंगे। नहीं करेंगे। आप कंट्रोल नहीं करें तो उसके कॉम्प्लिकेशन होंगे। आपको पता है कि भैया गुर्दे पे खरा डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। अब अगर किसी की डायबिटीज़ अनकंट्रोल चल रही है लगातार 5 साल 10 साल, तो उसके पैरों में सब में जो है चीज़ें मचने लगती हैं, नर्व जो है डैमेज होने लगती हैं, आपको डायबिटिक जो है किडनी ख़राब होने लगती हैं, बीपी भी बढ़ने लगता है। तो ये तो देखो, कोई चीज़ अगर आप ये मानो कि ओवर चलेगी तो उसकी प्रॉब्लम्स जो है आपकी आएंगी। आप घर में आम ही एक्स्ट्रा ला कर रख लो, 2-4 किलो रखें ठीक है, आप जो है 50 किलो आम घर में ला कर रख दो, आपके घर में क्या हाल हो जाएगा, घुस भी नहीं पाओगे। तो यदि शुगर लेवल आपका ज़्यादा चलेगा। दूसरा क्या है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे, हीलिंग नहीं होगी, क्योंकि बैक्टीरिया जो अगर 100 के नीचे शुगर जाती है ना, जब तब क्या होता है कि बैक्टीरिया आपकी बॉडी में डेली मर जाते हैं। कोई ब्लड के अंदर बैक्टीरिया तो ज़्यादातर मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें ग्लूकोज चाहिए खाने को। और अगर आपकी ग्लूकोज हाई चल रही है तो आपके बैक्टीरिया यदि घुस गए किसी वजह से तो पूरे फल फूलेंगे, तो जल्दी जल्दी इन्फेक्शन उनको होने के चांसेस हैं। और कहीं पर आपका जो है जख्म हो गया तो हीलिंग नहीं हो पाएगी, उसकी डिले हीलिंग होती है। और यदि आप कंट्रोल रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डायबिटीज़ को यदि कोई आदमी कंट्रोल रखता है तो कोई बीमारी उसको नहीं आएगी, लेकिन यदि वो कंट्रोल नहीं रख पा रहा तो भाई फिर तो आएंगी ही आएंगी, तो आएंगी ही आएंगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत डायबिटीज़ के बारे में हमने सीखा आज। जितने भी लोग हम इस रूम में बैठे हैं, बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सबके लिए, बहुत बहुत बढ़िया। आप सुख रहें, शांति से रहें, अपना बीमारियों से बच के रहें। जो हेल्दी हैं वो हेल्दी बने रहने के लिए कार्य करें, और जिनको थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीमारी आ गई हैं वो बीमारियों से बचने के लिए अपने ऊपर काम करते रहें। थैंक यू। थैंक यू और सर। नितिन जी, आपकी टीम का भी और आपका भी बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। इंटरव्यू बुलाने के लिए। थैंक यू।